फंगस इन्फेक्शन के पूरी दुनिया में जिनको फेफड़ों के अंदर लंग्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाती है उसके बहुत सारे पेशेंट हैं। इंडिया में भी है, अदर कंट्रीज़ में बहुत सारे मरीज हैं, पर उनको आज तक इस फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है और उनके लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, बिल्कुल डैमेज होकर इस इन्फेक्शन से उसके बाद ब्लीडिंग होना शुरू हो जाते हैं और फेफड़े जिसको बोलते हैं लंग्स हैं वो फेल भी हो जाते हैं, लंग्स काम करना बंद कर जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर सारी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। कुछ ऐसी भी मेडिसिन हैं जो इस बीमारी को बढ़ा देती हैं, इसको ठीक करने का सही तरीका क्या है, सही अप्रोच क्या है फंगल इन्फेक्शन की तरफ जब ठीक करते हैं, और क्या हम सीधा इसको ठीक कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, जहाँ हमें कुछ और भी हेल्प चाहिए। तो सारे क्वेश्चनों का आंसर आपके इस वीडियोज़ के अंदर है। तो जो लोग नए हैं उनका सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता ही है, इस चैनल पर हम जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं साइंस बेस्ड होती है, लॉजिकल होती है, और जो रिसर्च वगैरह में छप चुकी है वही इन्फॉर्मेशन हम सारी लेकर आते हैं। तो वो सारे लोग जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जुड़े रहें, नीचे रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि उनको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो फंगल इन्फेक्शन ऑफ जो लंग्स है, जो छाती की फंगस इन्फेक्शन हो जाती है, जो बच्चों के अंदर भी मिलती है, बड़ों के अंदर भी मिलती है, जिसको ये हो जाए फिर ये ठीक होने का नाम ही लेती है। तो ऐसी फंगल इन्फेक्शन कभी कभी छाती के साथ है, चमड़ी के ऊपर भी आ जाती है, तो दोनों का इलाज हमें साथ में करना पड़ता है। तो फंगस इन्फेक्शन का हमें पता कैसे लगता है, इसके लिए हम जो बलगम है, जो म्यूकस है, उसका टेस्ट करवाते हैं। तो 3 तरह की फंगल इन्फेक्शन है पूरी दुनिया भर में छाती के फेफड़ों के अंदर मिलती है फंगस। एक तो है एक्टिनोमाइकोसिस, एक है एस्पेरेगिलिस, एक है कैंडिडा इन्फेक्शन। ये 3 तरह की है इन्फेक्शन फंगस, ये 3 तरह की है जो मेनली फेफड़ों के अंदर मिलती है यहाँ पर। तो इसमें क्या है, कोई भी एंटीबायोटिक, ये जानना जरूरी है, अभी तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई एंटीबायोटिक नहीं बना है जो इन तीनों फंगस को मार सके छाती के अंदर अगर ये बन गई है, और स्टीरॉयड कोई भी ऐसा नहीं बना है जो इसको कंट्रोल कर सके। तो ये सारे हैं एक तरह का टेम्परेरी ट्रीटमेंट है कुछ समय के लिए। इसीलिए फंगस इन्फेक्शन वाले पेशेंटों की ब्लीडिंग होने से या लंग्स, उनके फेफड़े काम करना छोड़ जाने से डेथ हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह का टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। ना ही पूरी दुनिया में कोई आज तक एंटीबायोटिक बना है, ना ही कोई ऐसा स्टीरॉयड बना है जो इस फंगस को मार सके। तो ऐसे ही है, ऐसी और भी पैथीज में कोई ऐसा मेडिसिन नहीं बनी है जो डायरेक्टली इस कीटाणु को मार सके जो फंगस छाती या फेफड़ों को खराब कर रहा है। तो इसके साथ है, इसके लक्षण क्या क्या आते हैं, उस मरीज को कभी भी निमोनिया हो सकता है, छाती के अंदर फेफड़ों के अंदर पानी भर सकता है, म्यूकस है, रेशा बलगम बहुत सारी निकलती है, उसको कितनी मर्जी निकाल ले वो नहीं बनती रहती है। सेप्टिसीमिया है, उसका ESR है, ब्लड में इन्फेक्शन चली जाती है, फेफड़ों में से निकलकर सारी बॉडी में चली जाती है, पूरी इम्यूनिटी लो हो जाती है, इम्फाइमा हो जाता है, वहाँ पे फेफड़ों के अंदर कभी कभी पस भर जाती है तो हमें निकलवानी पड़ती है और नीडल से। तो इनका ट्रीटमेंट अगर ना लिया जाए पूरी तरह तो ब्लीडिंग होने लग जाती है, खांसी के साथ, रेशे बलगम के साथ, म्यूकस के साथ खून आने लग जाता है आगे, क्योंकि इससे फेफड़े हैं वो गलने और सड़ने हैं, डीजनरेशन जिसको बोल देते हैं वो शुरू हो जाती है। तो इस पे सबसे ज़्यादा बड़ी गलती क्या होती है, म्यूकोलाइटिक सब्सटेंस लेने लग जाते हैं लोग। म्यूकोलाइटिक सब्सटेंस होता है कि रेशा निकालने वाली दवाइयाँ, जैसे कि लिकोराइस है जिसको हम मलट्ठी बोल देते हैं, वो रेशा तो निकालती है पर उससे ब्लीडिंग आना शुरू हो सकती है कभी भी। तो ब्लीडिंग अगर आनी शुरू हो जाए तो शॉक में जा सकता है पेशेंट, उसकी डेथ भी आ सकती है अगर सीवियर होने लगी। तो इतने खतरनाक म्यूकोलाइटिक बिना जाने नहीं लेना चाहिए रेशा निकालने वाली दवाइयाँ, क्योंकि उनके नुकसान हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है म्यूकोलाइटिक से। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर आते हैं, हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या होम्योपैथिक है या आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक अप्रोच क्या होती है इसको ठीक करने की। हमें बैक्टीरिया को डायरेक्टली नहीं मार सकते हैं, कोई मेडिसिन नहीं बनी है दुनिया में ऐसे कि डायरेक्टली बैक्टीरिया को छाती के अंदर दें, हम इंजेक्शन लगाएं, टैबलेट लगाएं, या होम्योपैथिक मेडिसिन दें या कोई और दें आयुर्वेदा की, डायरेक्टली बैक्टीरिया को मार दे जो छाती में इन्फेक्शन कर रहा है। तो हम करते क्या हैं, हम मेडिसिन से
बॉडी के अंदर ही पावर है बैक्टीरिया को मारने की, हमारे शरीर के अंदर ही कुदरती नेचुरल पावर है हर एक तरह के बैक्टीरिया को मारने की। तो आपको पता भी होगा, अब दुनिया में ऐसे बंदे भी खोजे गए हैं जो HIV तक को नेगेटिव कर लेते हैं। ये सारी रिसर्च हुई है कि उनके HIV उनको डाला गया उनके ब्लड के अंदर, तो उनकी बॉडी ने उसको HIV के कीटाणु को भी नेगेटिव कर लिया, जो इतनी हैवी मेडिसिन खाने के बाद भी नेगेटिव नहीं होता, पेशेंट की डेथ हो जाती है एड्स से। तो ऐसी है, बॉडी के अंदर पावर है इस कीटाणु को मारने की, फंगस को मारने की, किल करने की, बॉडी के अंदर ही ये पावर है। तो हमने सारा ट्रीटमेंट है इसी के ऊपर बेस रखना है अगर ठीक होना चाहते हैं। तो इसको कैसे ठीक करने हैं? इसको ठीक करने के लिए हमें लिवर को ठीक करना होगा, आपने जांच करवानी है। अगर फेफड़ों के साथ लिवर फैटी तो नहीं है, साई तो नहीं बढ़ गया, हेपेटोमेगाली तो नहीं है, सिरोसिस तो नहीं है, स्टोन तो नहीं है लिवर के अंदर, तो ऐसी लिवर को हमने हेल्थी बनाना है। इंटरस्टिशियल ग्रोथ फैक्टर होता है, ये तभी स्क्रीट होता है जब शुगर ज़्यादा बढ़ जाए खून के अंदर, जिनको शुगर है उनको भी ये ज़्यादा होता है। तो IGF बढ़ने से जो फेफड़े होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, फेफड़ों की जो लेयर्स हैं उनके अंदर इन्फ्लामेटरी चेंजेस आने लग जाती हैं, सूजन आने लग जाती है, वहाँ पे पस भरने लग जाती है। तो अगर IGF आपका बड़ा रहता है तो हम फंगस इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बढ़ने से जो फेफड़े हैं वो धीरे धीरे गलने सड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई मर्जी मेडिसिन देने, मेडिसिन अपना असर दिखाती तो है पर वो अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती मेडिसिन। लिवर का काम क्या होता है, अगर बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन पड़ी है हमारे शरीर में, जो उसको ख़त्म करता है। ऐसी लिवर का काम है फेफड़ों को रिपेयर करना। अगर लिवर आपका बीमार पड़ रहा है तो फेफड़े आपके रिपेयर नहीं हो पाएंगे। इम्यूनिटी आपकी लो हो गई थी। अब क्या है, कभी कभी क्या होता है, किसी को डेंगू हो जाता है पुराना, डेंगू होने से एक बॉडी है काम शुरू करती है जिसको डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। ये एक तरह का बॉडी का मैकेनिज्म है। DIC से बॉडी क्या करती है, जो छोटी खून की नसें होती हैं उनके अंदर खून जमाना शुरू कर देती है ताकि प्लेटलेट कम होने की वजह से कहीं से ब्लीडिंग ना चले। ये बॉडी का दूसरा कंट्रोल है। तो जब ऐसे किसी को डेंगू हो गया है, वो उसके बाद डेंगू होने के बाद 1 साल तक अपना होम्योपैथी या आयुर्वेदा या ऐसे कोई इलाज नहीं लेता है अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, तो उसको सेक्सुअल वीकनेस भी आ जाती है। और ऐसी इन्फेक्शन अगर उसको पहले से ही थी तो फेफड़ों के आसपास काफ़ी क्लॉटिंग इकट्ठी हो जाती है, ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है। तो डेंगू को बुखार मत समझिए, मेरी दूसरी वीडियो देखिए, इसका 1-2 साल तक इलाज लें और टाइफाइड को भी बुखार समझकर नाम भूल जाएं, इसके बहुत ही आगे चलकर खतरनाक डाइट कौन सी ऐसी है जो फंगस इन्फेक्शन को बढ़ा देती है। जितने भी फर्मेंटिंग फूड है, कोई भी खाना 1-2 घंटे पुराना हो जाता है उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। जैसे कि आटे को आप सुबह गूंद कर रख दो, उसको गूंथने के बाद क्या होता है 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद देखोगे उसमें छेद हो जाती है, तो उसमें से स्मेल भी आने लग जाती है पुराने आटे में से। ये फर्मेंटेशन होती है, उसमें कीटाणु पनप जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो खाता है उसकी फंगस इन्फेक्शन हम नहीं ठीक कर पाएंगे, चाहे कितनी मर्जी बेस्ट मेडिसिन दे लें। अगर वो ब्रेड खाएगा, पनीर खाएगा, लस्सी खाएगा, दही खाएगा, मक्खन खाएगा, जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट हैं, बाज़ार से पैक्टमन चीज़ें हैं, 2 दिन पुरानी मिठाई है, 1 दिन पुरानी मिठाई है, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, गोलगप्पे, दही बल्ले, समोसे है, कुछ भी ऐसा खाएगा तो हम नहीं ठीक कर पाएंगे फंगस इन्फेक्शन को, क्योंकि फर्मेंटेशन जितने भी खाने के अंदर हो जाती है वो इसको एग्रेवेट करती है, इसको बढ़ाती है। ऐसे खाने हमने बंद कर रखते हैं। अब इसमें कौन सी ऐसे नेचुरल सब्सटेंस है जो देखे गए हैं, अगर आपकी एंटीबायोटिक भी चल रही है, स्टीरॉयड भी चल रही है, उन सभी के साथ ले सकते हो, जो आपके लिए सेफ रहेंगे, वही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिनके साइड इफेक्ट ना हो। जैसे कि त्रिफला का मेथनोलिक एक्सट्रैक्ट के ऊपर रिसर्च हुई है कि ये काफ़ी हेल्पफुल है ऐसी कंडीशन को ठीक करने में, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बॉडी की खुद से रिपेयर करने वाली पावर को दोबारा जगाता है। तो ऐसे पाउडर वगैरह खाने का इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट इसका जब हम लेंगे तो बीमारी के हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि लीवर तो नहीं खराब है, ऐसे काफ़ी सारी बीमारियां अगर और भी हैं उनकी जांच के हिसाब से हम मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट तैयार करके लेंगे तो 100% आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। कैम्फर है,
कैम्फर को स्मेल करने से भी बैक्टीरिया वो मरते हैं, पर इसको खाना नहीं है। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे कैम्फर प्लेस कर सकते हो, कैम्फर ऑयल यूज कर सकते हो, उसकी स्मेल थोड़ी बहुत जाती रहेगी, तो ये भी बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। अल्कोहल आपने अवॉइड करनी है। अल्कोहल खास करके जो शराब है वो तो है ही है, इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल किस में होती है? बियर में होती है। और इथाइल अल्कोहल होती है जो होम्योपैथी के रेडीमेड प्रोडक्ट आते हैं, जैसे लंग ड्रॉप, फंगल ड्रॉप्स और चेस्ट ड्रॉप्स, जिसके ऊपर लेबलिंग लगी होती है कि 50-50 बूंदे दिन में 50 बार लो। तो ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि वो लिक्विड है, वो अल्कोहल है, तो उनके अंदर कंपनीज ज़्यादा अल्कोहल डालती हैं जो फेफड़ों को ख़राब करती हैं। अगर कोई ऐसी रेडीमेड मेडिसिन किसी भी बीमारी के लिए, छाती के लिए, दूध की ग्रोथ के लिए, जिनको ब्राइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो गया है, कैंसर के लिए या किसी और बीमारी के लिए यूज कर रहा है, तो उसको बंद कर देनी चाहिए। जेन्युइन होम्योपैथी ही लेनी चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो मिथेनॉल की एक्सट्रैक्ट है, कैम्फर है, एथाइल अल्कोहल बंद करके लीवर को ठीक करें अपने। फैटी लीवर तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आईजीएफ को कंट्रोल करना है, डाइट को आपने कंट्रोल करना है। इन सभी चीज़ों से बॉडी है वो राइज अप करेगी और बॉडी खुद ही इनको ठीक करना शुरू कर देगी, बैक्टीरिया को मार देगी। सीधा हम नहीं मार सकते हैं, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो अगर ऐसी साइंस बेस्ड वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कैंसर के ऊपर है, कैसे हम बिना सर्जरी के हार्ट के वाल्व को हैं जो दिल के वाल्व को रिपेयर कर सकते हैं। घुटने बिना बदलवाए हम कैसे आराम कर सकते हैं। कमर दर्द का बिना ऑपरेशन कैसे इलाज कर सकते हैं। तो बिना ऑपरेशन काफ़ी बीमारियाँ जिनका हम इलाज कर सकते हैं। पेट के कैंसर हैं, छाती का कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, तो ऐसे बहुत सारे कैंसर के ऊपर मेरी वीडियोस हैं। एसिडिटी के ऊपर है, यूरिक एसिड के ऊपर है, डाइट क्या है कैंसर के लिए, सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो जो लोग नए हैं वो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बैठकर बेल का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि उन तक ये हर रोज़ नई लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कोई बात है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। जब भी मेरे समय होगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए